इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के पेज नंबर 157 और पेज नंबर 161 के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पेज नंबर 157 के सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। लक्षण ए समष्टि के 10% जीवों में ही पाया गया है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है और ये सभी जीव अलैंगिक प्रजनन वाले हैं। स्पष्ट है कि लक्षण बी लक्षण ए से पहले का है, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन वाले जीवों में समय दर समय लक्षण बढ़ता ही जाएगा। देखिए यहाँ लक्षण ए है 10% और लक्षण बी है 60%। तो यहाँ पर जो लक्षण सबसे पहले हुआ होगा वो अधिक जीवों में हुआ होगा, तो इसीलिए लक्षण ए 10 है, अर्थात ये पहले का नहीं है, मतलब जो लक्षण बी है उसके बाद का ये लक्षण है, तभी यह 10% है। और लक्षण बी पुराना है इसलिए ज़्यादा जीवों में फैला हुआ है, इसलिए यह 60% है। दूसरा नंबर प्रश्न, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। उत्तर लिखेंगे, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी भी स्पीसीज का अस्तित्व बढ़ जाता है क्योंकि वे वर्तमान समय के परिवेश को अथवा वातावरण को चयन करने में सफल होते हैं। वातावरण के साथ इनका तालमेल अच्छी तरह से बैठ जाता है, फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर किसी जीव में विभिन्नता न होगी तो वह जो पर्यावरण है उसको वर्ण नहीं कर पाएगा, अर्थात उसमें अपना एडजस्टमेंट नहीं बना पाएगा। परिणाम क्या होगा, वैसे जीव मरने लगेंगे। किंतु जब विभिन्नता उत्पन्न होती जाती है तो जीव वातावरण से अपना, ये जो चयन शब्द है इसका मतलब है तालमेल बैठाने लगते हैं, सफल हो जाते हैं और वो अपनी उत्तरजीविता अर्थात अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब होते हैं। अब पेज नंबर 161 के प्रश्न। पहला है, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो उत्तर समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इस प्रश्न को मैंने डायग्राम बनाकर स्टेप बाय स्टेप मेंडल के इस प्रभावी तथा अप्रभावी प्रयोग को मैंने समझा दिया है। अगर इसमें फिगर बनने लगेगा तो ये प्रश्न लंबा हो जाएगा और समझ नहीं बन पाएगी। तो आप उस प्रश्न को भी अवश्य देखेंगे। यहाँ लिखेंगे कैसे। मेंडल ने एक लंबा तथा एक बौना पौधा लिया। उन्होंने दोनों पौधे का संकरण कराया तो पाया कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए। फिर उन्होंने पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधे का स्वसंकरण कराया तो दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधे के साथ साथ बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। यहाँ तक थोड़ा सा समझ लिया जाए। मेंडल ने क्या किया कि एक लंबा तथा एक बौना पौधा लिया। उन्होंने दोनों का संकरण कराया तो पाया कि पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे हुए। फिर उन्होंने उस पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधों से ही स्वसंकरण अर्थात उसी में से 2 पौधे का चयन कर फिर संकरण करा दिया। तो उन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी में लंबे पौधे के साथ साथ बौना पौधा भी आ गया। उनके प्रयोग से स्पष्ट है कि पहली पीढ़ी के पौधे में भी बौने पौधे का गुण था। चूंकि पहली पीढ़ी में तो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो फिर दूसरी पीढ़ी में बौना कहाँ से आ गया। तो उनका यही कहना है कि पहली पीढ़ी में लंबे दिखते थे लेकिन बौने पौधे का भी गुण था, वो प्रभावी था और बौना अप्रभावी था। किंतु लंबा पौधे का लक्षण प्रभावी था और बौने पौधे का लक्षण अप्रभावी था, जो दूसरी पीढ़ी में परिलक्षित हो गया।
स्पष्ट है कि मेंडल के प्रयोग से प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण का पता चलता है। देखिए ये अनुपात क्या था, ये F2 पीढ़ी का अनुपात था 3:1, अर्थात 3 लंबे 1 बौने।